फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन इको चैप्टर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज से 6 अक्टूबर पर हम हैं। दिवाली की छुट्टियां बीच में अगर ना होती, वैसे होंगी, अगर ना होती तो मैं अक्टूबर में इंडियन को खत्म कर देता। फिर भी आप मान के चले 10 से 12 नवंबर तक हम इंडियन को खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग दिवाली की छुट्टियां। सबसे पहला चेंज सबसे पहला चेंज जो कि इंडियन इको में है फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि वहां पर पूरी चीजें आप देखो, नेशनल इनकम का भले सर्कुलर फ्लो हो से लेकर के एडीएस का मल्टीप्लायर हो या मनी मल्टीप्लायर हो, सब अपने आप में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जिनको लिखने का एक तरीका है। कंसेप्ट आता है तो आप खुद के तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी खुद के तरीके से लिखे जाने वाली बुक पार्ट नहीं है। यहाँ पर 10th क्लास में आपके जो रट्टाफिकेशन वाली स्किल्स थी, प्योरली जब आपने हिस्ट्री रटी थी, क्या रटी थी? हिस्ट्री। वो ज्ञान थोड़ा यहाँ पर चाहिए, मतलब थोड़ी तो रटंत विद्या चाहिए। अगर आप नहीं रट पाते हो, चीजें आपको याद नहीं रहती, तो उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैंने किया। पूरे उदयपुर में, पूरे इंडिया में इसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाते हैं? सब बच्चों को। कोई नोट्स नहीं देता किसी स्कूल में, किसी भी स्कूल में इंडियन के नोट्स नहीं है, कोई लिखवाता नहीं है, यहां तक कि कोई पढ़ाता भी नहीं है कुछ चैप्टर्स तो। लेकिन मैंने आपका काम आसान कर दिया, आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स दे दी सो दैट आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। दूसरी बात, जितनी बातें स्लाइड्स में लिखी हैं उतनी तो याद करनी ही है, क्योंकि इन्हीं स्लाइड्स के बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आया। जो आया इस स्लाइड से आया, और जो आपको मैं बुक दूंगा क्वेश्चन बैंक की, वो आएगी। दूसरी बात, इंडियन को पढ़ने का सबसे दूसरा तरीका, पहला मैंने बताया रटंत विद्या थोड़ी तो चाहिए। अब डेट्स आएंगी तो डेट्स वही चलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि भारत में अंग्रेज कब आजाद होके गए, कब गुलाम, कब हमको आजादी देकर गए, उसका ईयर आप 2025 नहीं लिख सकते। साफ बात है, वहां पर रटंत विद्या काम करेगी। दूसरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करेगा। क्या काम करेगा? कॉमन सेंस, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कॉमन सेंस वाले ही हैं। जैसे कि मैं अगर नाम लूं तो एक चैप्टर आएगा रूरल डेवलपमेंट। क्या आएगा? अब रूरल डेवलपमेंट में आपको समझ में आना चाहिए गांव के विकास के लिए क्या क्या करना है, गांव का विकास क्यों जरूरी है। एक टॉपिक आएगा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए कि कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है। मैंने सब लिख के दिया है, लेकिन कुछ चीजें आप खुद से भी लिखने आनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब लिखना आना चाहिए। फिर एक चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आएगा बोलो? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन। वहां पर आपको पता होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। फिर एक चैप्टर आएगा क्रेडिट, एग्रीकल्चर के अंदर ही लोन की क्या जरूरत होती है फार्मर को, फार्मर किस पर्पस के लिए लोन लेता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर 3 चीजें काम करेंगी। सबसे पहले रटंत विद्या, उसके अलावा इसको नहीं पढ़ सकते। दूसरा आपके कॉमन सेंस, और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या बोलो? क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीपीटी मैंने याद करने के लिए दी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बुक नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। इसके बाहर बुक के कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक के बाहर कुछ नहीं है। और अभी तक हमने लगभग 5 महीने लगातार, बीच में एग्जाम्स भी हुए, हमने जो मैक्रो को दिए उससे 1/5 टाइम में ये कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स इसमें मार्क्स लाना ज्यादा आसान है। आप बोलोगे सर उल्टा बोल रहे, मैक्रो इतनी इंटरेस्टिंग है उसमें इजी होगा मार्क्स लाना। नहीं, मैक्रो में आप सोचो, वो एक केटी वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको परसों दिया पेपर में, वो आधे ऊपर बच्चे उस समय ही गलत कर रहे थे। केटी वाला क्वेश्चन था इन्फ्लेशनरी गैप वाला, वो आधे ऊपर बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने वहां क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज किया। मैंने वहां पर जो आइडियल एडी थी उसको एडीएफ ना लिख के एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख दिया, और जो एक्चुअल एडी थी उसको सी प्लस आई प्लस डी एफ, कुछ भी सिंबल दे दिया मैंने। तो आपको ये पता नहीं पड़ रहा था एडी ए है कि एडीएफ है, उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसी कई ट्रिक वहां जो एग्जाम में बैठे बोर्ड में पेपर सेट करने वो मैक्रो में अपनाते हैं। वो नए नए क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
बच्चा इन्फ्लेशनरी की जगह डिफ्लेशनरी गैप लिख कर आए, या डिफ्लेशनरी की जगह इन्फ्लेशनरी गैप लिख कर आए, वो बात अलग है, कुछ लोग को पता पड़ गया था कि कौन सा क्या है, दैट इज गुड। लेकिन इंडियन में ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होती। इंडियन में पेपर सीधा आता है, सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अभी फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमको बताता है भारतीय इकोनॉमी इंडिपेंडेंस की रात को कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जरा अगर इस चैप्टर को हम समझें तो आपको ये समझ में आना चाहिए भारत भिखारी था, भारत के पास कुछ नहीं था, भारत की पर कैपिटा इनकम कम थी, भारत के अंदर लोग गरीब थे, और उस समय लगभग 3/4 पॉपुलेशन, ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एग्रीकल्चर का काम करते थे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ एक चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि बिरला, टाटास, ये जो है हमारे देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ओवरऑल आपको चीजें पता हैं, या आपने कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज में या अपने एनवायरनमेंट ईवीएस के अंदर पॉल्यूशन वगैरह सब पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार 5 मिनट हो गए मैं यही समझा रहा हूँ कि आपको 3 चीजें इंडियन को याद करने में ध्यान रखनी है। पहला, जो पढ़ा है रोज याद करो, रट लो। दूसरा, कॉमन सेंस। और तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीजें आपने अगले 1 महीने में कर ली, मैं कहता हूं इंडियन आपको मैक्रो से इजी लगेगी। और अगर ये 3 चीज नहीं करी तो सिलेबस का सबसे टफ पार्ट आपको इंडियन बना देगा, जो कि आपके 40 मार्क्स का चैप्टर है, पोर्शन है। कितने मार्क्स का पोर्शन है? 40 मार्क्स। दूसरी बात, इंडियन को शुरू करते हुए एक बात मैं और बताऊं कि इन पावर पॉइंट स्लाइड्स में भी और आपके एनसीईआरटी बुक में भी कई डेटा फिगर्स दिए। कौन से फिगर दिए? डेटा फिगर। जैसे लिटरेसी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये इंडिपेंडेंस के टाइम क्या थी, अब क्या है, बता रहा हूं ना, बोलने तो दे। ज्यादा से ज्यादा डेटा के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 2 मार्क्स। उस 2 मार्क्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे ही रहा हूं, उसमें जो डेटा हो वो याद करना है। पीपीटी का डेटा एज सच याद करने की जरूरत नहीं। और फिर भी आपको चाहिए नहीं 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 हम तो 1 नंबर का भी रिस्क नहीं ले सकते, तो कर लो, मैं तो सारा डेटा पढ़ा ही रहा हूं ना। इज इट क्लियर? तो ये कुछ जनरल डाउट्स है जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के होते हैं, वो मैंने क्लियर करे। अब हम कंटेंट कोर्स की बात करें तो आप वहां पर आपके स्पाइरल में फर्स्ट पेज पर लिख लेना चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का एक यूनिट का ग्रुप बना हुआ है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 2 हमारा है हमारी, देखो, आजादी तक की शाम की बात फर्स्ट चैप्टर में की, उसके बाद 1950 से लेकर के 1990 तक इंडियन इकोनॉमी की बात चैप्टर नंबर 2 में की है, और चैप्टर नंबर 3 में 1991 के रिफॉर्म्स की बात की है, जो कि मैंने आपको मैक्रो पढ़ाते हुए कई बार बोला था कि 1991 के रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, द मैन बिहाइंड दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे जुड़ा चैप्टर है पूरा चैप्टर 3। ये तीनों चैप्टर मिला करके 12 मार्क्स के एग्जाम में। कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स। ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल चैप्टर को 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 का मान सकते हो, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्ड चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्ड चैप्टर है, जिसको रिफॉर्म्स वाला चैप्टर हम बोलते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 सिलेबस में नहीं है, वो पॉवर्टी था, उसको सीबीएसई बोर्ड हटा चुका है, आज से 4 साल पहले हटा चुका है। फिर आता है नोट्स में चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल, चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट, फिर एक चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, और एक चैप्टर आएगा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके प्योरली चैप्टर नंबर हैं 5 ह्यूमन कैपिटल का, 6 आपका रूरल डेवलपमेंट का, 8 चैप्टर नंबर 8 आपका एनवायरमेंट वाला, 8 या 9, और 9th वाला आपका अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाला। ये 4 चैप्टर मिला करके ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। कितने मार्क्स के चैप्टर है? 20। 12 और 20 कितने हो गए? 32।
और एक लास्ट चैप्टर आएगा जिसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है मैंने पीपीटी में दे रखा है, जिसमें हम 3 देशों की एक कंपैरेटिव स्टडी, जिसको केस स्टडी बोल सकते हो आप, केस स्टडी बेस्ड चैप्टर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 होगा हमेशा जब आपका प्री बोर्ड भी होगा, अभी आपके जो आगे के एग्जाम होंगे, या जब हम फुल कोर्स के टेस्ट लेंगे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 34 आपको हमेशा 6 मार्क्स और 2 एमसीक्यू, 6 + 2 8 मार्क्स का चैप्टर है वो, जिसमें हमको 3 देशों के बारे में पढ़ना है कंपैरेटिव बेसिस पे, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स में 2, एक तो किसी लायक नहीं, पाकिस्तान, और एक हमारा चाइना, राइट। ये है आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, 8 मार्क्स का, ये लास्ट यूनिट है। तो अब अगर मैं इसमें ब्रेकअप की बात करूं तो 12 मार्क्स प्योर हिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं। 12 मार्क्स कौन से चैप्टर्स हैं? हिस्ट्री वाले। जो फर्स्ट के 3 चैप्टर है ना, वो प्योरली हिस्ट्री बेस्ड है। कौन से चैप्टर है? हिस्ट्री बेस्ड। 20 मार्क्स के जो चैप्टर है 4, कौन कौन से? ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल, ये कॉन्सेप्ट के मार्क्स है। इसमें आप मान के चलिए 20 में से 12 नंबर के आसपास कॉन्सेप्ट और 8 मार्क्स के आसपास लगभग जो है रट्टाबाजी वाले चैप्टर्स है वो आते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है वो एनालिटिकल चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? एनालिटिकल, जिसमें आपको आंसर भी कई बार केस स्टडी में दिया हुआ होता है, आपको ढूंढ करके निकालना होता है। 8 मार्क्स का वो चैप्टर है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखो 20 + 8, 28 मार्क्स रट्टाबाजी के नहीं है, वो किसके हैं? बीच वाला यूनिट और लास्ट वाला यूनिट, एनालिसिस प्लस कॉन्सेप्ट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? तो सोचो मार्क्स लाना कितना आसान है। 20 और 8 की तो टेंशन ही नहीं है, मतलब पढ़ना तो है लेकिन रटना नहीं है उन चैप्टर में। और जो शुरू के 3 चैप्टर में रटना है वो भी मैंने आपको पीपीटी में इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको वो सारे चैप्टर स्टोरी फॉर्म में पढ़े जाएंगे। कैसे पढ़े जाएंगे? स्टोरी फॉर्म। क्लियर? तो लगभग टेंशन इंडियन की नहीं करनी है, हाँ सिर्फ एक टेंशन करनी है, रोज के रोज याद करने की। इज इट क्लियर? बाकी मैक्रो से इजी पेपर है आता है इंडियन का, और बच्चा सोचता है इंडियन को कैसे पढ़े। क्लियर? वैसे जिनके पास बुक है वो आपने देख लिया होगा पीपीटी कितनी सिस्टमेटिक बनी हुई है सारे चैप्टर्स। इज इट क्लियर? चलिए तो फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते। बोलो हर हर भारत माता की। ये इसलिए क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे इंडिया के रेस्पेक्ट में, राइट। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की शाम पर भारतीय इकोनॉमी कैसी थी? तो मुझे बताओ हमें आजादी कब मिली? अभी देखना कई महान लोग 26 जनवरी बोलेंगे। अब अगर आपकी इस प्रकार की हिस्ट्री है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। 14 अगस्त बोलो रे। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये मैं अपने लिए चला रहा हूं, आपके पास बुक है, ठीक है। इंडियन कलर में पैसे ज्यादा लगते हैं, है ना? चलो और ज्यादा देने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी, वैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है, अच्छा दिख रहा है। चलो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की शाम। बस अब बातें नहीं प्लीज। अगर मैं बोलूं तो ये चैप्टर को एग्जाम डे में पढ़ने में 5 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट? 5 मिनट्स, क्योंकि हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर समरी मेरे को अलग देनी है आपको। समरी नोट्स के भी तो पैसे लिए मैंने आपसे, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले आप देखो तो ये आपका थोड़ा 10th का हिस्ट्री वाला पार्ट है, या 9th में आपने पढ़ा होगा। ब्रिटिश एम्पायर भारत में कब आया? पहली लाइन ही रटने वाली है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी कभी आपने सुना हो, जो कि विश्व युद्ध के समय कुछ कंट्रीज के बीच हुई। वहां से ब्रिटिशर्स को लगा कि हम इंडिया में आए, इन्हें गुलाम बनाए, और फिर 1857 का जो रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से भारत में कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ, उसे एक कंपनी का नाम दिया गया था, जो कि भारत में आई तो बिजनेस करने थी, लेकिन भारत को गुलाम बना के
आप कह सकते हो गुलाम बनाने में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल था। बताओ कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1857, जो कि ब्रिटिश क्राउन की कंपनी थी। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश लीडरशिप की कंपनी थी। इस कंपनी का उद्देश्य भारत में बिजनेस करना बिल्कुल नहीं था। सुन लेना ढंग से। आपको चाहिए तो मोबाइल आपके सबमिट तो होते नहीं ऑफिस में, आपको चाहिए तो वैसे रिकॉर्डिंग जाएगी, वैसे रिकॉर्डिंग डेली ऐप पे जा ही रही है, अपने यूट्यूब पे जा रही है। फिर भी आपको चाहिए कुछ टॉपिक टफ लगे तो आप मोबाइल निकाल के साइलेंटली रिकॉर्ड कर सकते हो उसमें मेरा बोला हुआ पार्ट। वैसे क्लास आएगी तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये 3 चैप्टर हिस्ट्री के हमको सर की ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि हम बाद में वीडियो नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड में ऑडियो सुन सकें, तो वो भी आप कर सकते हो सिर्फ इस क्लास में इंडियन के अंदर। ये नहीं रोमल सा पढ़ा रहे हैं हम आपको रिकॉर्ड कर लें। इज इट क्लियर? तो 1857 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, इसका मेन पर्पस भारत में बिजनेस करना कभी भी नहीं था। इसका मेन पर्पस था भारत को एक भिखारी इकोनॉमी बनाना। और भारत को भिखारी किस कदर बनाया गया आप याद करो तो पहले के जमाने के गाने अगर आप सुनो तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और एक और गाना था जिसमें वो स्वर्ण चिड़िया भारत को बोला गया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने भी इस गाने को सुन लिया। कहीं ना कहीं देखो, हिस्ट्री है, जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाऊंगा मजा नहीं आया। एट द एंड इट्स यू एंड दिस पीपीटी बुक जो याद करनी है, लेकिन एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। वरना मैं यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह 70 क्वेश्चन लिखवा दूं, एनसीईआरटी का पूरा सब कुछ मार्क करवा दूं जैसे वहां सोशल स्टडीज के टीचर करते थे। मेरे को वैसे पढ़ाना आते ही नहीं, पहली बात, क्योंकि मैं खुद कभी वैसे नहीं पढ़ा। दूसरी बात, आइडियली ये इंडियन इकोनॉमी पहले 11th क्लास में होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास में, जब हम थे तो हमने 11th में पढ़ी थी, और 12th में माइक्रो और मैक्रो होती थी, तो ओवरऑल 12th उस समय ज्यादा इंटरेस्टिंग थी पढ़ना। लेकिन अब ये टॉपिक इन्होंने इंडियन इससे डाल दिया क्योंकि कई सारे स्कूल्स इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते ही नहीं थे, तो बोर्ड ने 12th में डाल दी कि अब तो पढ़ के आना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर सीक्वेंस में पढ़ोगे तो याद होगा। तो देखो, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लेसी 1757, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1857 में। ध्यान रखना 100 साल का डिफरेंस है दोनों। अब बोल करके ब्रिटिशर्स आए थे कि हम यहां पर बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन इन्होंने क्या करा, इस कंपनी को बना करके यहां से जितना भी रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल, वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे। कहां एक्सपोर्ट करते थे? ब्रिटेन। खुद के देश में सारा कच्चा माल ले जाते थे, और फिर उस कच्चे माल से, उस रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश गुड्स भारत में महंगे बेचते थे। आज भी जो आप लिवाइस की जीन्स पहनते हो, ये फॉरेन कंपनी है, इसका फाइबर इंडिया से जाता है। इसका फाइबर कहां से जाता है? हम हमारे ही देश का बना हुआ फाइबर खुद नहीं खरीदते, वही फाइबर आज फॉरेन कंपनी खरीदती लिवाइस, और भारत में वही जीन्स को 5,000 रुपए का बेचती है। ये ऐसा आज नहीं हो रहा, तब से होता था। कहां से? यहां से होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एकमात्र उद्देश्य था, आपका आरबीसी सीबीएसई तो आपको पास में जाना है। 9:45 से 10:15 आपकी बिजनेस की क्लास है, मैंने ग्रुप में लिखा है। आप बिजनेस की क्लास में बैठो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपकी माइक्रो है, वो थर्सडे से शुरू होगी। चलो, आरबीएसई वालों की नहीं है ये क्लास, ये सीबीएसई वालों की है। हाँ, तो ब्रिटिशर्स का उद्देश्य भारत में बिजनेस करना कभी भी, भारत को सिर्फ भिखारी बनाना था। और भिखारी कैसे बनाया? जो गाने में सोने की चिड़िया बोला है, वो वास्तव में ये नहीं कि यहाँ सोने की बरसात होती है। यहाँ पर सोना उस फॉर्म में था जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? और उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कंपनी लगा करके भारत के रॉ मटेरियल को लूटना शुरू कर दिया, और आज भी वो रॉ मटेरियल हमारा लिवाइस जैसी कंपनी ले जाती है, और खुद यहां पर 5,000 की बनाई हुई जीन्स बेचती है। राइट? तो मुझे बताओ, किसी भी देश को भिखारी बनाना हो तो उसके रिसोर्सेस को खत्म करने की जरूरत है सबसे पहला। तो ब्रिटिशर ने हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाना कहां शुरू करा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से यहां पर क्या सप्लाई करना शुरू करा? फिनिश गुड। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से भारत एक भिखारी इकोनॉमी बन गया।
भारत एक भिखारी मतलब फीडर इकोनॉमी बन गया। क्या बन गया बोलो? फीडर इकोनॉमी। द मेन पर्पस ऑफ दिस रूल वाज टू एंश्योर एंड मेक इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी। फाइनली 200 साल के बाद हमको आजादी मिली, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखो पहली स्लाइड में आपको दिखेगा, भारत से सारा रॉ मटेरियल चला गया और आज हम उन्हीं के बनाए हुए फिनिश गुड्स खरीदते। इज इट क्लियर? ये इंडिविजुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया? तो आपको क्या लिखना है? क्या वो यहाँ बिजनेस करने आए थे? क्या बनाने आए थे? भारत को भिखारी। और भारत को भिखारी कैसे बनाया? यहां से सारा रॉ मटेरियल क्या करा? लूट लिया। और वहां से एक्सपोर्ट क्या करते थे? हमको हमारी बनाई हुई लेवाइस जैसी जीन्स हम खरीदते 5 जन्म। सोचो आज तक हम लोग कितना भी हम बोल दें स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, लेकिन जिनको लेवाइस की आदत है वो लेवाइस ही पहनेंगे। जिनको आईफोन की आदत है वो आईफोन ही खरीदेंगे। भारत के बनाए हुए ब्रांड्स जरा देखो कितने के हाथ में है। वन प्लस इज अ चाइनीज ब्रांड, एप्पल इज अ यूएस ब्रांड, राइट? सैमसंग इज अ फॉरेन ब्रांड, कोरियन। ये तब से नहीं खेल चल रहा, ये कोई आज का खेल नहीं है, ये तब से चल रहा है 1857 से। बोलो फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट? इंटरेस्टिंग है? समझ में आ रहा है? देखो एट द एंड घर जाकर तो ये बुक है आपको याद करनी है, लेकिन यहां पर किस हिसाब से पढ़ेंगे यह पिछले 10 मिनट से आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? हर कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स उस समय कैसे थे? इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। तभी तो गाने बने, सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हम ब्रिटिशर के आने से पहले बहुत अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि देश का रॉ मटेरियल देश में यूज होता था। देश का रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाता था, बाहर के गुड्स की हमें आदत नहीं थी। 10 गुना प्राइस पर हम फिनिश गुड्स को खरीदने लगे अपने रॉ मटेरियल दे करके। मतलब उनके पास तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास तो रॉ मटेरियल तक नहीं था जीन्स बनाने के लिए, हम देते थे। और उन्हीं के बनाए हुए गुड्स, हमारे मटेरियल के बनाए हुए गुड्स 10 गुना रेट पर हम आज भी खरीदते हैं। तो बताओ ब्रिटिशर्स का इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ? नेगेटिव। दूसरा जो कि मैंने आपको समझाया, लगभग 75% या लगभग 2/3 इकोनॉमी क्या काम करती थी? सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करती थी, जो कि एक लो सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि एक लो सोर्स ऑफ इनकम है। अभी हाल फिलहाल की एक मूवी का मैं जिक्र यहां करना चाहूंगा, जॉली LLB 3। देखी हो आपने? जिन्होंने देखी है, पूरा एग्रीकल्चर का इशू रेस किया है उसमें। फार्मर्स की जमीन सस्ते दामों में लेकर के उन्हें सपने दिखा करके छीन ली जाती है, सस्ती ले ली जाती है, और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। उसी के विरोध में हमारा जो फार्मर्स बैठे थे अभी से 2 साल पहले दिल्ली के अंदर, और जिसमें सरकार बैकफुट पर रही, तीनों फार्म बिल्स को रिपील किया गया। MSP और जो आपकी रेगुलेशन था, सारपुर प्राइवेटाइजेशन करने वाली थी गवर्नमेंट। सोचो एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर देते, आज जो आटा 40 रुपए किलो खरीद रहे हो 300 रुपए किलो हो जाता। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फार्म बिल्स, बिकॉज उसमें कंप्लीट कॉमर्शलाइजेशन की बात है। कंप्लीटली कुछ प्राइवेट पर्संस को पूरे पूरे फील्ड्स खरीदने का अधिकार दे दिया, ले लो आप जितना लेना है। सो एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर के कल्याण के लिए कभी भी कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए देश का। एंड थर्ड थिंग, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये आपको कब, ये जो हेडिंग है ना ऊपर, ये हेडिंग दिख रही है आपको हर स्लाइड की, ये हेडिंग से ही क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के। ध्यान में कितने कितने मार्क्स के? 3-3 मार्क्स के। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको वहीं बता दूंगा, इस स्लाइड को भी स्टार लगा के रखना। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। बताओ भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्परस थी, हमारा देश एग्रीकल्चर में सबसे काफी आगे था, 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट समझते हो आप? शिल्प ग्राम गए हो? वो पूरा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है सारा, जहां पर जो मिल रहा है मशीन मेड नहीं होता है वहां पे,
जो शॉल स्वेटर वो सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स ने आकर के उसको खत्म करा। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए कॉटन, जूट, ये सब रॉ मेटेरियल वो कहाँ क्या कर देते थे अपनी कंट्री में, ब्रिटेन में क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट, ताकि वो सारी इंडस्ट्री यहाँ से खत्म हो जाए। सो दीज वर द फीचर्स ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर इस पॉइंट का कंक्लूजन लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को सिर्फ एक सप्लायर बना दिया। किसका बोलो? रॉ मटेरियल का। और वहां से बने हुए फिनिश गुड्स वो भारतीय मार्केट में क्या करने लगे बोलो? बेचने लगे। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? खुशहाल, खुशी, जहां सोने की चिड़िया है, जहां रॉ मटेरियल है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस। बोलो यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? अगली स्लाइड में कहते हैं कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे उस समय के। हमारे प्रिय इकोनॉमिस्ट दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, वी.के.आर.वी. राव, आर.से देसाई एंड फिनले शिरास। ये थोड़ा सा रटने वाला पॉइंट है, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को स्टडी करा और उस हिसाब से डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के अनुसार भारत बहुत गरीब देश था। इज इट क्लियर? ये एग्जैक्ट नंबर उस समय जीडीपी कितनी थी, पर कैपिटा इनकम, आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें लिखवाऊंगा। लगभग 2% के आसपास जीडीपी थी हमारी। कितनी? 2%। सो हालत तो बहुत खराब थी। अब आपको अगली स्लाइड में ये समझ में आएगा कि हालत खराब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया हमारा। सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन वो लेकर के आए एग्रीकल्चर में। कहां लेकर के आए? क्योंकि मुझे बताओ, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया देश की 2/3 जनता कहां काम करती थी? एग्रीकल्चर। तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर को क्या करो? तोड़ दो। पहला काम उन्होंने तोड़ने का किया। हमारे यहां से सारे रॉ मटेरियल कहां सप्लाई करने लग गए? ब्रिटेन में। और 4 तरीकों से उन्होंने हमें सताना शुरू करा एग्रीकल्चर में, जिसमें सबसे पहला सिस्टम आया लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या आया बोलो? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था? एक सिस्टम काम करता था जिसको हम कहते थे जमींदारी सिस्टम। क्या बोलते थे? मतलब जमीन किसी और की, काम बेचारी लेबर करे, जमीन भी उसकी नहीं है, और जो प्रोड्यूस होगा उस पर लगान लगाते थे। क्या लगाते थे? लगान। मूवी कभी आपने आमिर खान की देखी हो? अगर देखी हो, पढ़ी होगी यूट्यूब पे, तो आपको पूरा जमींदारी सिस्टम समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो ये राशि एक फार्मर है और टैक्स अगर इसको देना है और ये अगर लगान नहीं चुकाती है, तो मान लो इसके अगर 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4। तो चारों बच्चों को जो वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे उस पर तो लगान देना ही है, और राशि का, मम्मी का लगान भी कौन चुकाएंगे? बच्चे। और तब चुकाएंगे जब मम्मी की जमीन भी नहीं है, जमीन तो लैंडलॉर्ड की है, और काम करके ही चुका सकते हैं। इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। क्या कहते हैं बोलो? अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार। क्यों? क्योंकि जमींदार जमीन का मालिक है। जमींदार जमीन का क्या है बोलो? जो भी काम फार्मर करेगा, जो भी प्रोडक्शन करेगा, वो सारा प्रोडक्शन भी किसके पास जाएगा? जमींदार के पास जाएगा। और फार्मर को सिर्फ उसका 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता था। एमएसपी वगैरह तो छोड़ो, जो आपने उगाया 8-10 घंटे मेहनत करके, ये राशि ने बैल चला चला करके जो खेती की, वो सारी खेती भी कौन ले जाएगा? जमींदार ले जाएगा, क्योंकि जमीन इसकी नहीं है। जमीन किसकी है? जमींदार की। और जो उगाया अगर उसको मार्केट में बेचना है तो उस पर लगान लगता था, टैक्स लगता था। क्या लगता था बोलो? टैक्स। मतलब आप सोचो, जमीन किसी और की, आप काम कर रहे हो, और आपका बनाया हुआ प्रोडक्शन भी आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जमींदार का है। तो फार्मर के पास एक ही ऑप्शन बचता था, पेड़ पे लटकने का। इज इट क्लियर? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया। बोलो अच्छा लगा? समझ में आया? डेली पढ़ोगे, याद करोगे तो इंडियन में मार्क्स आएंगे। यहां हर कुछ लिखने के 12 नंबर नहीं है बोर्ड में साहब। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस